हेलो दोस्तों, सीटेट 2024 के लिए सीट डीपी पढ़ेंगे, जिसमें पुराने वर्ष जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें जीवन भर चलने वाली और गर्भधारण। प्रश्न नंबर 2, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिज परिपक्वता होनी चाहिए। सीखना विकास पर निर्भर है, तो दोनों ही बातें क्या हैं, सत्य हैं। ऑप्शन आ जाएगा ए। प्रश्न नंबर 3, समाजीकरण डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध डैश। तो समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। प्रश्न नंबर 4, किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन 2, जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणवृत्त के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। हमें नहीं बताना है वाक्य, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर प्रश्न, कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता होती है। पूर्व पारंपरिक स्तर की बतानी है जो 4 से 10 तक होती है, तो इसमें नियमों का पालन अवज्ञा अच्छे बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3, सुसाधित होती है। प्रश्न नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकता है, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग नहीं देखा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक परिवेश के बारे में कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, अंतः व्यक्ति बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। अंतः व्यक्ति वो होती है जो खुद के बारे में कहे, तो ऑप्शन नंबर 2, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। प्रश्न नंबर 11, एक शहर को डिजाइन करने वाले वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना होती है। तो वास्तुकार और चित्र बनाने वाले में होती है स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। प्रश्न नंबर 13, सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आएगा 2, जेंडर रूढ़िवादिता को। प्रश्न नंबर 14, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसमें
2. वैज्ञानिक को जीवन की अवधारणाओं के बारे में कहकर। प्रश्न नंबर 15, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे, ऑप्शन आ जाएगा, कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें। प्रश्न नंबर 16, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है भाषाई विविधता होना चाहिए, लिंग विविधता भी होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, योग्यता और विकलांगता। तो चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही, 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सीखने की गतिविधि को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, ये तो है। स्थानिक भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, घर के लिए ट्यूशन लेना अनिवार्य है। तो इसमें जो बोर्ड था उसने बोनस अंक दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, डैश के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणित में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गणित की अवधारणाओं में आ जाएगा गुणज वैकल्प्य, डिसकैलकुलेटिया। 19 नंबर, दृष्टि की सहायता के लिए सहायक तकनीक है। तो ऑप्शन आएगा इसका 2, वाक चलित कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 20, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनमें विचारों का लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता। ऑप्शन 1 आएगा। प्रश्न नंबर 21, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के समय कार्यान्वयन के लिए डैश के कई तरीके हैं। तो इनमें भी ये सारे ऑप्शन प्रतिनिधित्व, संलग्नता, नामीकरण सही है। बोर्ड ने इसके कौन से बोनस अंक दिए हैं। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती है? तो ऑप्शन आ जाएगा 1, समालोचनात्मक चिंतन। प्रश्न नंबर 23, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया के बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो नेगेटिव है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका 4, निष्क्रिय श्रवण। प्रश्न नंबर 24, स्कूलों को विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंब करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 25, सच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं वे सोच वाले प्राणी हैं जो बच्चों के साथ दुनिया के साथ बातचीत करने का ज्ञान निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। 26 नंबर प्रश्न, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है? तो अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 27, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करें। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। तो कथन और तर्क दोनों ही क्या है? असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। 28 नंबर प्रश्न, शिक्षकों को मध्य
विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वयं नियमन करने की क्षमता नहीं होती। तो देखो, विस्तार से एक तो नहीं बताना चाहिए इसमें, ठीक है, और क्षमता होती है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29, योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करने, अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन आ जाएगा 4, वृद्धिशील और सीखने का अवसर। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ, छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं।